आप इन दो मैप्स को देखिए। ये 26 नवंबर 2024 का मैप है, जब सीरिया के ज़्यादातर हिस्सों में बशर अल असद की गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके सिर्फ 11 दिनों के बाद बशर अल असद की 53 साल पुरानी हुकूमत का सीरिया से पूरी तरह से सफाया हो चुका है। खुद असद देश छोड़कर रूस भाग चुके हैं। सीरिया के लोग असद रजीम के कोलैप्स होने की वजह से सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, जिसमें पहला तो ये है कि आखिर सीरिया में 53 साल पुरानी हुकूमत अचानक से 11 दिनों के अंदर कैसे ख़त्म हो गई। दूसरा, सीरिया के रेबल्स ग्रुप एसटीएस और एसएनए ने इसी टाइम ही सीरिया में विद्रोह क्यों शुरू किया, जब इजराइल और फिलिस्तीन का जंग ऑलरेडी चल ही रहा था और जंग में हिजबुल्लाह ईरानियन वेपन्स को असद रजीम के जरिए डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा था। इसके अलावा इस पूरे रजीम चेंज करने में तुर्की का क्या रोल है, और रेबल्स जिन्होंने इतने सालों के डिक्टेटरशिप से सीरिया को आज़ाद कराया है, वो इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इजराइल सीरिया के अंदर माउंट हार्मोन में घुसकर बैठा है और अब तक इसने सीरिया पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 53 साल पुरानी असद गवर्नमेंट को रेबल्स ने सीरिया से इतनी जल्दी सिर्फ 11 दिनों में कैसे ख़त्म कर दिया। इसे समझने के लिए हमें सीरिया के अंदर असद फैमिली के डिक्टेटरशिप को थोड़ा सा समझना होगा। ये बात शुरू होती है साल 1946 में, जब सीरिया बाकी के एशियाई देशों की तरह एक यूरोपियन कॉलोनियल पावर फ्रांस से आज़ाद होता है। इसके बाद यहाँ से 1962 तक सीरिया में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बेसिकली यहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अचानक से साल 1963 में सीरिया के अंदर पहला मिलिट्री कू होता है और इस मिलिट्री कू में बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद का हाथ होता है। ये उस टाइम सीरिया के एयरफोर्स में कमांडर होते हैं। फिर इसके 3 साल बाद साल 1966 और 1970 में एक के बाद एक दो और मिलिट्री कू होता है और फाइनली 1970 के मिलिट्री कू के बाद हाफिज अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर साल 1970 से 2000 तक हाफिज अल असद सत्ता में बने रहते हैं। साल 2000 में इनकी डेथ हो जाती है और सीरिया की सत्ता फिर इनके बेटे बशर अल असद के हाथ में आ जाती है। अब बशर अल असद भी अपने बाप की तरह इलीगली 2000 से 2024 तक सत्ता में बने रहते हैं। इस बीच ये अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से साल 2011 से 2021 के बीच सीरिया में 3 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसमें 27,000 तो सिर्फ बच्चे होते हैं। करीब 7 मिलियन लोग इस बीच सिविल वॉर की वजह से देश छोड़कर माइग्रेट कर गए और 7 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए। अच्छा, इस पर एक सवाल उठता है कि आखिर असद फैमिली का इतना जालिम रवैया होने के बावजूद ये 53 साल तक कैसे सत्ता में बने रह गए। तो इसके 2 मेन रीजन थे। पहला, इनके वफादार लोग जो ज़्यादातर अरबी थे। पूरे सीरिया के अंदर लगभग 80% लोग सुन्नी है और 15% शिया, और इन 15% में भी 12% अलवी शिया है। इसी अलवी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बशर अल असद। इसलिए असद ने अपनी डिक्टेटरशिप के दौरान लगभग 70% हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स अलवी कम्युनिटी के बिठा रखे थे। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी 80% लोग अलवी थे, जो कि पूरी तरह से असद के वफादार लोग थे। इनके सत्ता में बने रहने का दूसरा रीजन था इन्हें मिलने वाला फॉरेन सपोर्ट। असद गवर्नमेंट को रसिया और ईरान का फुल सपोर्ट हासिल था। इनकी मदद से ये आसानी से अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ को दबा दिया करते थे। अब ईरान इन्हें क्यों सपोर्ट करता था, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर 11 दिनों में एसटीएस ने असद को सीरिया की सत्ता से कैसे बेदखल कर दिया। इसमें पहली बात तो ये है कि एसटीएस अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा था। इन्होंने सीरिया के कई अपोजिशन जमातों का एक कॉलिजन बनाया था और इन्हें लीड कर रहे थे अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो एसटीएस के सबसे बड़े लीडर हैं और प्रेजेंट में सीरिया के सत्ता के सबसे बड़े दावेदार भी। इनकी लीडरशिप में 3 दिसंबर को रेबल्स ने सबसे पहले अलिप्पो पर हमला किया और उसे कैप्चर कर लिया। फिर एक के बाद एक इन्होंने हमा, होम्स और एंड में कैपिटल दमिश्कस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद ये लताकिया और धीरे धीरे पूरे सीरिया के 75% एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, सिवाय एसटीएफ के कंट्रोल वाले कुर्द इलाकों के। अच्छा, ये रेबल्स इतनी आसानी से आगे बढ़ते गए तो सीरिया की फोर्सेस क्या कर रही थी? उन्होंने रेबल्स को आगे बढ़ने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि सीरियन फोर्सेस के पास इस जंग को लड़ने का कोई मोटिव नहीं था। ये रेबल्स के सामने खुद ही हथियार डाल दे रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने दे रहे थे। इसके पीछे भी कुछ रीजंस थी, जो कि लगातार चल रहे लंबी सिविल वॉर की वजह से सीरिया की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी।
इनके पास पैसे नहीं बचे थे सोल्जर्स को सैलरी तक देने के लिए। ऊपर से इस बार इन्हें किसी तरह का कोई फॉरेन सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला था, अब चाहे वो ईरान का सपोर्ट हो या रसिया का। अच्छा, इन दोनों कंट्रीज ने असद को सपोर्ट करने से क्यों मना कर दिया? इनके भी कुछ रीजंस थे। पहला, रसिया। रसिया खुद यूक्रेन के साथ लड़ाई में बिजी था, इनके पास खुद सोल्जर्स की भारी कमी है। रसिया ने एक एक दिनों में 900 लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया है, फिर भी इन्हें सोल्जर्स की कमी हो रही है। इवन ये अपनी लड़ाई के लिए बाहर से आर्मीज को इंपोर्ट कर रही है। अब तक इस लड़ाई में 6 से 7 लाख सोल्जर्स या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह से बॉन्डेड हो चुके हैं। ऊपर से वेपन शॉर्टेज ने इन्हें अलग परेशान कर रखा है। इसलिए आपने पिछले कुछ दिनों में ये खबरें काफ़ी देखी होंगी कि रसिया ने ईरान और नॉर्थ कोरिया से कई वेपन्स इंपोर्ट किए हैं, स्पेशली ड्रोन्स और मिसाइल्स। वैसे तो रसिया बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ये चाहे तो यूक्रेन को आसानी से हरा सकता है, लेकिन मसला ये है कि यूक्रेन की तरफ से पूरा वेस्ट और नाटो लड़ रहा है। फिलहाल बात करते हैं ईरान का असद को सपोर्ट नहीं करने के रीजन की। तो ईरान पहले से ही ऑलरेडी इजराइल फ़लस्तीन की लड़ाई में उलझा पड़ा है। इन्होंने अब तक इजराइल पर 2 बड़े बड़े अटैक्स किए हैं, ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 नाम से, जिसमें इनके मिसाइल्स ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया था इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करके। इसके अलावा इन्हें अपने दो प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हुतीस को लगातार वेपन्स भी सप्लाई करते रहना है, तो इन्हीं वजहों से ईरान किसी तीसरे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता था। अच्छा, ईरान का असद को सपोर्ट करने का बस एक ही रीज़न था, और वो था हिजबुल्लाह को डायरेक्टली वेपन सप्लाई करना। इसके अलावा असद गवर्नमेंट के कोलैप्स होने का एक बड़ा रीज़न इंटेलिजेंस फेलियर भी था। असद अपने खिलाफ आने वाले खतरे को भांपने में नाकामयाब रहे। शायद इन्हीं वजहों से इनकी सरकार सिर्फ 11 दिनों में ही खत्म हो गई, और यही वजह थी कि रेबल्स ने इसी टाइम को चुना असद के खिलाफ अटैक करने को, क्योंकि यहाँ इनके सबसे बड़े 2 सपोर्टर्स ईरान और रसिया अपनी अपनी लड़ाई में बिजी थे। इस पूरे वॉर में तुर्की का एक बहुत बड़ा रोल है। इस बात को कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया है। Nobody knows who the other side is, but I do. You know who it is? Turkey. Okay? Turkey's the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years. अब सवाल आता है कि इससे तुर्की का क्या फ़ायदा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े। इसमें तुर्की का एक नहीं बल्कि दो फ़ायदा था। पहला, इनके यहाँ जो सीरिया के 3.6 मिलियन रिफ्यूजीज रह रहे हैं वो अपने देश वापस लौट जाएंगे अगर सीरिया में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो, और इसके लिए तुर्की पूरी कोशिश में लगा है। लगातार तुर्की ईयू से भी सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर बात कर रहा है, और आने वाले टाइम में ईयू अपना एक डेलीगेशन दमिश्कस भेजने वाला है, जो ईयू के एम्बेसी को फिर से सीरिया में रीओपन करवाएगा। इसके साथ ही इन्होंने सीरिया को मिलने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड को भी बढ़ा दिया है, और सीरिया के लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में भी सीरिया की मदद करने का वादा किया है। मतलब बात साफ है, यूरोपियन यूनियन और टर्की साथ मिलकर सीरिया में एसटीएस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली है। इसमें आपको टर्की वाला रीजन तो समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि यूरोपियन यूनियन क्यों एसटीएस पर इतना मेहरबान होता जा रहा है। दरअसल जिस तरह तुर्की सीरिया के रिफ्यूजीज़ को वापस भेजना चाहता है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन भी यूरोप में रह रहे 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज़ को वापस सीरिया भेजना चाहता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सीरिया में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है। यहाँ एक सवाल आता है कि रिफ्यूजीज सीरिया से इतनी दूर यूरोप गए कैसे? तो ये भी मुमकिन हो पाया तुर्की की वजह से। पहले ये लोग सीरिया से माइग्रेट करके तुर्की आए और फिर ज़्यादातर तुर्की में ही रह गए, लेकिन कुछ यूरोप चले गए। अब वापस इन्हें सीरिया भी टर्की के रास्ते ही भेजा जाएगा। इसके अलावा तुर्की का एसटीएस को सपोर्ट करने का दूसरा रीजन एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स भी है। सीरिया के नॉर्थ में कुर्द लोगों की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। सीरियन सिविल वॉर के दौरान अमेरिका ने इन कुर्द लोगों को हथियार और पैसे दिए थे आईएस से लड़ने के लिए। बाद में आईएस तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये कुर्द ग्रुप एसडीएफ अमेरिका की मदद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, और आसपास के कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में रह रहे कुर्द लोगों के साथ मिलकर एक न्यू कंट्री कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड करने लगा, और इसका असर तुर्की में भी पड़ा, जिसकी वजह से तुर्की के साउथ में कुर्द सेपरेटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, और इन ग्रुप्स ने टर्की में कई टेररिस्ट अटैक भी करवाए। टर्की के अंदर कुर्द सेपरेटिज्म ना फैले, इसलिए टर्की ने सीरिया और अपने बॉर्डर पर एक न्यू ग्रुप एसएनए को बनाया। इस ग्रुप को चलाने वाले ज़्यादातर सीरियन अरब मुस्लिम थे। इन्हें बस टर्की से हथियार और पैसे मिलते थे, और ये टर्की के लिए एक बफर जोन की तरह काम करता था। लेकिन इस बार टर्की ने ये ठान लिया है कि वो सीरिया से कुर्द सेपरेटिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर देगा।
इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। टर्की के टैंक्स बॉर्डर पर खड़े हैं, अब बस उन्हें एर्दोगान की ऑर्डर का वेट है। इन चीज़ों में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में 2 ही किला है, पहला इजराइल और दूसरा ये कुर्द। इसके अलावा कुछ लोग इस बात से कन्फ्यूज्ड है कि अगर एसटीएस और बाकी के ग्रुप्स ने 11 दिनों में बड़े ही आसानी से पूरे सीरिया को फतह कर लिया, तो ये इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जबकि दूसरी तरफ इजराइल सीरिया के टेरिटरी माउंट हार्मोन पर कब्जा करके बैठा है। और बीते दिनों इजराइल ने सीरिया पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं, जिसकी वजह से सीरिया के 80% स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सारी स्ट्राइक्स और एग्रेशन इजराइल और अमेरिका ने इस वक्त जानबूझकर शुरू की है, क्योंकि इससे दोनों का फायदा है। इधर अगर एसटीएस इजराइल से लड़ता है तो एसटीएफ कभी खत्म नहीं हो पाएगा, उल्टा ये और मजबूत होकर हो ना हो पूरे सीरिया को कैप्चर कर ले, और फिर अमेरिका जिसे चाहे उसे पपेट बनाकर दमिश्कस में बिठा देगा। और ये बात एसटीएस अच्छे से जानता है कि अभी इनका इजराइल से लड़ना कहीं से मुमकिन नहीं है। इतने लंबे सिविल वॉर की वजह से पूरी इकोनॉमी डूब चुकी है, कंट्री अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई है, इनके पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं है इजराइल से लड़ने के लिए। सारे मॉडर्न वेपन्स को इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करके ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, इजराइल ने जितने भी एयर स्ट्राइक्स किए थे सीरिया में, वो सारे के सारे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए थे, जिससे तो ये लग ही रहा था कि इजराइल को सीरिया के वेपन्स डिपो की पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। लेकिन अब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि असद ने इजराइल को सारे वेपन्स डिपो की इंफॉर्मेशन दी थी। बदले में इजराइल ने असद को सीरिया से आसानी से भागने दिया। ये सब चीज़ें लीक डॉक्यूमेंट के जरिए सामने आई है। इतना ही नहीं, बल्कि असद ने ईरान को भी धोखा दिया है। इसने हिजबुल्लाह के कई बड़े बड़े लीडर्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल को दिया, जिसकी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई बड़े बड़े लीडर्स को आसानी से शहीद कर दिया। ओवरऑल अगर कहा जाए तो असद से इजराइल को सिवाय एक नुकसान के बाकी सारे फ़ायदे ही फ़ायदे थे। ना तो असद फैमिली के डिक्टेटरशिप में सीरिया ने कभी ऑक्युपाइड गोलन हाइट को इजराइल से लेने की कोशिश की, ना ही कभी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया। इस फैमिली की वजह से सीरिया में कई सालों तक सिविल वॉर चलता रहा और सीरिया कभी इन चीज़ों से उभर ही नहीं पाया। बस इजराइल को असद से इतना नुकसान था कि असद रिजीम हिजबुल्लाह तक ईरानियन वेपन्स को आसानी से पहुंचने देता था। बदले में हिजबुल्लाह सीरियन सिविल वॉर में असद का साथ दिया करता था। इसमें दोनों का अपना अपना फ़ायदा था। अच्छा, ईरान और रसिया दोनों कंट्रीज अभी ये अच्छे से समझ चुके हैं कि असद सीरिया का पास्ट था और एसटीएस फ्यूचर, इसलिए ये दोनों अपने अपने तरीक़ों से इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने हाल ही में ये कहा कि रसिया सीरिया में अपने एम्बेसी को हाई सिक्योरिटी के साथ चला रही है और कुछ दिनों में ये अपनी मिलिट्री को भी सीरिया से विड्रॉ कर लेगा। ईरान ने भी कहा है कि वो फिर से सीरिया में अपनी एम्बेसी को रीओपन कर देगा अगर उन्हें फुल सिक्योरिटी मिले तो। लास्ट में हमें इन बातों से ये समझ आया कि सीरिया के अंदर सारे कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए सीरिया को पहले अपने कंट्री में स्टेबिलिटी लाना होगा और इसके लिए इन सारे ग्रुप्स को एक झंडे के नीचे जमा होना होगा। और बाद में जब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये गोलन हाइट्स पे क्लेम करके उसे वापस भी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।